चलिए, कल हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे पारा शिक्षक आकलन का जो एग्जाम होने वाला है उसके मॉडल प्रश्न पत्र के जो प्रारूप है, जो सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग फिर से उसी सिलसिले आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम लोग वर्ग वर्गमूल पर देख लिए थे, घात घातांक देख लिए थे, घन घनमूल देख लिए थे, ये सारा चीज हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग देखिए एक दो इसमें संख्या पद्धति में एक दो चीज और छूटा है जो कि मुख्य है मेन रूप से। देखिए आपका एक सवाल तो पक्का जो है आरोही अवरोही क्रम पे आने ही वाला है, ठीक है। ये तो आप कंफर्म मानिए, एक आरोही और अवरोही, ठीक है। मतलब हो गया आरोही अवरोही क्रम पे एक सवाल तो हर साल हर आना ही आना, ठीक। तो हम समझेंगे आरोही नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर छोटा से बड़ा, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर गए। तो क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा आरोही, और अवरोही हो गया हमारा ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका बड़ा से छोटा, ये हो जाएगा हमारा अवरोही। आरोही अवरोही, इससे पक्का एक सवाल आएगा। भिन्न का आपको 4-5 भिन्न दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में से जाइए, या फिर ये इसी में से एक सवाल और पूछ सकता है आपको, इसमें छोटा भिन्न कौन सा है और बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल अभी हमारे सामने है, इसमें है कि नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखिए 25/31 है, इस सवाल को समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है और काफी मजेदार भी है, ठीक है। 19/24, 16/19, 21/27, 16/19 है, फिर 21/27 है, और फिर पांचवा है आपका 13/17। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको स्टार में समझिए। ये कहता है कि इसमें बताइए कि आप इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो इसमें एक आप अभी क्या करेंगे, आप सिंपली इसका एलसीएम लेने लगिएगा, फिर आपको इसको गुणा भाग करिएगा। नहीं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप उस ट्रिक पर जाइए, आपका उत्तर जो है बिल्कुल आसानी से मिलेगा। और ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, एनसीईआरटी में सारा चीज दिया हुआ है। देखिए बेहतरीन किताब है आपका एनसीईआरटी, बेहतरीन किताब है। आप देखिए अब इसमें क्या है, 25 इसको आप करना है। अब देखिए 31, 24, 19, 27, 17 कहीं से इसका आपस में कोई लेना देना नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को इस बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो 25 × 24, जैसे 25 इसको और इसको पहले हम 25/31, 19/24 को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, दोनों में बड़ा कौन सा है, ठीक है। उत्तर हमको समय सिर्फ 1 मिनट रहता है, इसलिए जल्दीबाजी करेंगे, तो हमको उतना एलसीएम लेके नहीं बनाने का है। देखिए अब क्या करेंगे, 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 600 हो गया। इसको मल्टीप्लाई 19 का 19 के 9 हाथ मेरा 1, 19 दिया 57, 58, 589। अब देखिए कौन सा बड़ा हो गया, ठीक है। ये 600 बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया। कोई दिक्कत है आपको, फिर से समझ लीजिए। आपके पास इस तरह का 5 भिन्न दिया हुआ है जो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हम कहेगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, या कहेगा इसको आरोही क्रम में से जाइए या अवरोही क्रम में से जाइए। आप इसको समझ लीजिए, आपका आरोही अवरोही खत्म हो गया, ठीक है। क्या है इसमें, अब दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4, 5, देखिए काफी लग रहा है, काफी 17, 27, 31, 19 ये सब का एलसीएम निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आप निकालने में लंबा समय लग जाएगा, 5 मिनट लगेगा। और जानते हैं, एक बार समझ लीजिए, हर परीक्षक जो परीक्षा जो क्वेश्चन सेटर होता है वो हमेशा चाहता है कि आप उलझाइए, ठीक है। वो हमेशा चाहता है, सवाल आपको बिल्कुल आसान देगा, तरीका कर देगा, लेकिन चाहेगा हमेशा कि आप उलझा जाइए। आप अगर उलझा गए, इसका मतलब हो गया कि आप उसके जाल में फंस गए, ठीक है। वो जो चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आपको एक सवाल में 5 मिनट लगे, ठीक, उससे आपको बचना है। तो चलिए, तो क्या करेंगे, इसको हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 600, 589। अब देखिए हमारा कौन सा बड़ा हो गया, हमारा अब क्या हो गया, ये 600 हमारा बड़ा हो गया, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, तो 600 बड़ा हो गया, भूल जाएंगे इसको। अब आइए 25, 31 और फिर इसको लेंगे, ठीक है। अब ये लेंगे तो 25 को 19 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 475, ठीक है। और ये 31 को 16 से करेंगे तो 16 का 16 के 6,
हाथ में रहा 1, 16 3 48 और 1 49। अब देखिए इसमें से ये बड़ा हो गया, ठीक है, इन दोनों में से ये बड़ा हो रहा था, इस दोनों में से ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम सबको हटा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको भूल जाएंगे, मतलब इससे बड़ा हमको ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से तुलना करेंगे, बस सेम प्रोसेस में जाएंगे हम लोग। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 72 112, हाथ में रहा 11, 16 2 32 और 11 43, और यहाँ पे 19 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 19 के 9, हाथ में रहा 1, 19 38 और 39। देखिए अब देखिए हमारा फिर से ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब फिर से हम इसको हटा देंगे, अब हम लेंगे इसको और इसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, 16 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दंग 60 से और 16 सत्ते 72 से, कितना हो जाएगा 200, 17 छक 72 से कि 2, हाथ में 10, 17 का 17 10 27, ठीक है। ये भूल जाइए आप, ये अभी तक हमारे पास सबसे बड़ा मिला है। 272 हो गया 16 17 से, 19 को 13 से करेंगे, 19 तिया 57, 19 दंग 49 माने 247, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर भी यही बड़ा है ना, ये वाला बड़ा, तो ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या था, 600 था और कुछ था, ये तो हो गया। अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न मिल गया हमको, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एक सवाल, ये तो कह दिया आपको कि आप सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, 1 2 3 4 5 खतरनाक टाइप का भिन्न आपको दिया गया है। आप देख करके आपको लग रहा है कि हम इसमें सबसे बड़ा कैसे निकालेंगे। आप क्या करिएगा, आप तो दो तरीके से कुछ लोग ट्राई करेंगे उसको दशमलव में जाने का। दशमलव में जाने के लिए क्या करिएगा, आप भाग दीजिएगा, दशमलव मिलाइएगा, फिर उसका उत्तर निकालिएगा, तब बताइएगा ये बड़ा और ये छोटा। तो हम एक सिंपल उपाय आपको बताते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपको किताब में दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 25 को 24 से, 31 को 19 से, ये दोनों में पहले कर लेंगे तुलना, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। फिर अब ये बड़ा हो गया तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा होता है, फिर देखेंगे ये बड़ा होता है। जो भी बड़ा होता है हम उससे तुलना करते करते आगे बढ़ जाएंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर छोटा हो, अब मान लीजिए इस दोनों में से ये वाला छोटा निकल रहा था, तो इससे तुलना फिर इससे करेंगे, कौन सा छोटा निकलेगा, फिर देख लेंगे। अगर ये वाला छोटा निकल रहा है तो इसको फिर तुलना इससे करेंगे, फिर देखेंगे ये छोटा निकल रहा है तो इससे तुलना इससे करके उत्तर निकाल देंगे। मतलब जो तरीका है हमारा, बस यही तरीका है जिसमें हम आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करके भिन्न को छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, ठीक है। पहला आरोही और अवरोही, आरोही अवरोही की बात करते हैं, आपको संख्या दे दिया जाएगा 1/2, 1/5, 1/4, 3/6 या समथिंग कुछ भी आपको दे देगा, कहेगा इसका आरोही क्रम से जाइए। इस तरह का आपको नहीं देगा, आपको जो देगा हम बता रहे हैं, आपको जो सवाल आने वाला है वो आरोही अवरोही का अगर सवाल आएगा तो आपको बताया जाएगा 0.937, 0.0937, फिर कह देगा 0.9837, ठीक है, आपको फिर कह देगा 0.86457। इस तरह से आपको 4-5 संख्या दे दी जाएगी जो दशमलव में होगा, और कहेगा इसको आरोही या अवरोही में से जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको, इतना तो आपको ज्ञान है, इसे क्या बताना है। तो अब आप इसको छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो हो गया आरोही, और अगर अवरोही कहेगा बनाने के लिए तो हम लोग बड़े से छोटे की ओर आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग गलती यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए इसमें से मान लीजिए बस 4 संख्या है, 4 संख्या है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या ये हो गया पहला नंबर, और उसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी, उसके बाद वाली संख्या हमारे पास देखिए ये वाला है, 2 नंबर में ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली संख्या कौन सी होगी, सॉरी, इसके बाद वाली 2 नंबर में ये वाली संख्या होगी, ठीक है। 3 नंबर में हमारे पास ये वाला संख्या होगा, और ये 4 नंबर में हो गया, ठीक है, 4 नंबर। तो अगर हम लोग बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अवरोही क्रम, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, 4 3 2 1 जाएंगे तो हमारा आरोही क्रम होगा। तो हमारा आरोही अवरोही से एक सवाल कंफर्म आप मानिए ये आएगा ही आएगा। चलिए और एक सवाल आपका आता है, ये संख्या पद्धति की बात कर रहे थे, आरोही अवरोही आप ठीक से देख लीजिए, इससे आपका सवाल 100% आने वाला है। एक देखिए, एक आता है आपका क्या कहते हैं, मात्रा से, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है,
ये सब का। और दूसरा चीज समझिए पहले, और एक आपको होता है इकाई, ठीक है, इकाई। जैसे आपको कह देगा कि 1 किलोमीटर 4 मीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, कितने कह देगा, इसमें सेंटीमीटर में बदलिए, या फिर बोलेगा किलोमीटर में बदलिए, या फिर आपको कहेगा मीटर में बदलिए। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। या इस तरह का सवाल आपको आ सकता है कि आपको कह देगा कि 750 ml प्लस 2 लीटर 730 ml प्लस कुछ भी, मतलब आपको तरीका अगर थोड़ा सा उधराने के लिए आपको दे सकता है कि आपको उसके कहने का मतलब ये नहीं कि इसको ये नहीं कहना है कि आपको जोड़ नहीं आता, ठीक है, उसको कहने का मतलब ये है, उसके सोचने का मतलब ये है कि आप ये बताइए आपको कन्वर्सन करने आता है कि नहीं, आपको बदलने आता है कि नहीं, उसका मतलब ये है। तो कन्वर्सन के लिए आप हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको एक छोटा ट्रिक बता देते हैं, वो याद रखिएगा। इससे भी एक सवाल पक्का निश्चित रूप से आता है, कितना ही पावर सिक्स का एग्जाम हुआ है, सब में इससे एक सवाल आया। एक सवाल इससे, एक सवाल आरोही अवरोही से, एक घड़ी वाले से, अभी हम उसी चर्चा भी करेंगे। देखिए इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, कह दम दसम। शायद आप लोग सबको पता होगा, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, हमारे दादाजी लोग बताया करते थे इस फॉर्मूला को, ठीक है। कह डम दसम मतलब होता है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्या होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब तो इंग्लिश वाला जमाना आ गया, इंग्लिश मीडियम वाला में अब सीधा कहता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर। लेकिन उसको तरीका नहीं बताया जाता है कि कैसे कन्वर्ट होता है। हेक्टोमीटर पूछ लेगा तब बता के, बाप रे हेक्टोमीटर क्या होता है, कौन राक्षस का नाम है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसको याद रखेंगे, कह डम डसम, कह डम डसम याद रखेंगे। इसमें हमको जो भी कहेगा, जैसे 1 किलोमीटर, तो हमको 1 किलोमीटर बदलना किसमें है, अगर कहेगा हमको सेंटीमीटर में बदल के दिखाइए, अगर कहेगा हमको सेंटीमीटर में बदल के दिखाइए 1 किलोमीटर को, तो यहां से जहां पर सेंटीमीटर है वहां तक शून्य डाल देंगे, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। अब कहता है 4 मीटर, यहां पर 4 मीटर है हमारे पास, 4 जाना कहां तक है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो फिर डबल जीरो डाल देंगे। अब क्या है, फिर 2 सेंटीमीटर है, डाल देंगे सेंटीमीटर पे 2, सब कुछ जोड़ दो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, अगर हम जस्ट इसके अपोजिट पे जाते हैं तो क्या करेंगे उस परिस्थिति में, सेंटीमीटर को अगर कहेगा किलोमीटर में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए आपको कह देगा कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में बदल दीजिए भैया, या आपको दे देगा कि इतना इतना सेंटीमीटर का सामान है, 4-5 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, सबको जोड़ के आप उसका उत्तर किलोमीटर में दे दीजिए। ऐसी जगह पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कह देगा कि 2 सेंटीमीटर को आप क्या करिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जीरो यहां लेंगे, पॉइंट मारेंगे, ये बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कहेगा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो क्या करेंगे, आप जहां पर किलोमीटर अगर पूछेगा तो उसके स्थान पे दशमलव लगा देंगे, जिसको पूछेगा हेक्टोमीटर पूछेगा तो यहां दशमलव लगाएंगे, डेसीमीटर पूछेगा तो यहां लगाएंगे दशमलव, मीटर पूछेगा तो यहां दशमलव लगाएंगे, और उतना जीरो डाल देंगे। अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर इसको तो कितना किलोमीटर, तो हम किलोमीटर के नीचे दशमलव डाल करके सारे में शून्य डाल देंगे, और जो संख्या जहां पे वो सेंटीमीटर जहां पे वो रख देंगे, उसके बाद हमारा ये हो गया इक्वल टू, जो आप कहिए आप समझ लीजिए इतना 0.00002। उसी प्रकार मीटर की बात अगर होगी, कोई कहेगा कि हमको अब 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ किलोमीटर के नीचे लिखेंगे दशमलव, यहाँ एक जीरो दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे, 0.008 किलोमीटर बराबर 8 मीटर, ठीक है। तो ये हम एक चीज ये याद रखिए, इससे भी एक सवाल 100% आपका आएगा, 100%, ठीक है। चलिए हम लोग 2 टाइप को जान गए। तीसरा टाइप है हमारा घड़ी वाला टाइप। घड़ी वाले टाइप में क्या होता है, घड़ी वाले टाइप में आपको कह दिया जाएगा कि 7:30 में कितना डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है घड़ी में, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल में हमेशा ध्यान रखिए
कि जब भी हमको उत्तर बनाना होगा तो एक तो फॉर्मूला भी आता है, दूसरा क्या है, अगर आपको 12 से लेकर के ये 12 बचता है, ये 1 बचता है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसके बीच का कोण हमेशा 30 डिग्री होता है, ध्यान रखिए इसको। अगर कहेगा कि 6 बजे कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 30 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 180 डिग्री हो जाएगा। कहेगा 9 बजे कितना होना चाहिए, तो 9 बजे कितना हो जाएगा, ये जो घूमता है 270 डिग्री। अब कहेगा कि 9 बजे जितना कोण बनता है उसका अनुपूरक कोण बताइए, ठीक है, इस तरह का भी सवाल आता है। इसको संपूर्ण कोण में 360 में 270 घटा देंगे 90 हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये सब सवाल भी आता है। अब चलिए हम लोग आगे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लोग ज्यामिति की बात करेंगे, ज्यामिति पर थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम लोग गुणनखंड जानेंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड का भी एक सवाल आपका अच्छा आता है, आते रहता है। वैसे ये ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लेंगे गुणनखंड क्या है। गुणनखंड में हम लोग 4-5 चीज याद रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिर्फ जानेंगे हम लोग, गुणनखंड की बात हो जाएगी। अब इसमें कहेगा आपको 4x स्क्वायर प्लस 2x को क्या करना है, 2x से डिवाइड करना है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे सब सवाल इक्वल टू क्या होगा, ये सवाल भी इस तरह का सवाल 4 ऑप्शन देके आपको दे सकता है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, 2x को कॉमन लेकर के 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x करेंगे, ठीक है, कट जाएगा, ये इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड का सवाल बनाते हैं, ठीक है। इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप इतना समय भी आपके पास नहीं है, इतना लंबा भी नहीं बताएंगे आपको हम, बस समझिए गुणनखंड का सवाल आपका सिंपल मतलब सिंपल एक ही वैल्यूशन वाला आपको मिलेगा। इस तरह का ही सवाल, ज्यादा बड़ा सवाल आपको इसमें से नहीं मिलेगा। या नहीं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई 2x का मान क्या होगा इफ x इक्वल टू 3। ये आपसे पूछ सकता है बीजगणित में कि एक कोई आपको समीकरण दे दिया जाएगा, x का मान दे दिया जाएगा या y का मान दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप उसका उत्तर निकालिए। इस तरह का सवाल हो सकता है। या फिर सवाल ये हो सकता है आपके पास, आपको 2 समीकरण दे दिया जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दे देगा 2x प्लस 9y इक्वल टू कुछ भी दे देगा 18। अब आपको कहेगा आप इसका x और y वैल्यू कीजिए, लेकिन ये नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, इस तरह सवाल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय है, आपको 150 नंबर का परीक्षा होने वाला है, OMR सेट पे होने वाला है, ठीक है, इसीलिए आपको इतना समय, ये इतना बड़ा सवाल, ये सवाल कॉमन है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। ये हो गई गुणनखंड की बात। हम गुणनखंड के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन आज हम जो भी है हमारे पास आपको हम भेजेंगे। देखिए इसमें क्या है, कहता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब बहुत आसान है। एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब क्या हो गया, रैखिक समीकरण पहले जानेंगे हम लोग। ये होता है x और y एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं y एक्सिस। ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। इससे भी एक सवाल हो सकता है कि आपको बताइए कौन सा ऐसा एक्सिस, कौन से चतुर्थांश में x और y दोनों निगेटिव होता है या दोनों पॉजिटिव होता है या फिर 0 वैल्यू होता है, ये आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए, इसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, जहां दोनों x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कटता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा 0 और 0 होता है, मतलब x एक्सिस भी हमारा 0 पे होता है और y एक्सिस भी हमारा 0 पे होता है, ये हमेशा 0 और 0 ही होता है। अब देखिए, अब हम आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सिस्टम जो इधर गया आपका इस साइड में, तो आप एक बात पता जानिए, तीर का निशान क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसलिए दिया जाता है, आप सुनिए इसको। ये आप ऐसा नहीं कि आप बना के तीर का निशान दे दिए, कोई पूछ देगा तीर का, अगर मान लीजिए पूछ लिया तीर का निशान क्यों दिया जाता है, तो आपका उत्तर देंगे। तीर का निशान का मतलब होता है कि और जा सकता है, ठीक है, ये और जा सकता है। ये तीर का मतलब देखिए, किरण को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और साइंस में, देखिए किरण को हम लोग परिभाषित करते हैं इससे, ठीक है, ये किरण होता है। इसका क्या मतलब होता है, किरण जो है हमारा अनंत दूर तक जाता है, जहां तक आपका आंख है वहां तक किरण जाता है, और प्रकाश का किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में जाती है, इसलिए एक्सिस जो है हमेशा सीधा रेखा में जाता है, ठीक है। एक पड़ा और एक खड़ा होता है,
जो पड़ा होता है उसको एक्स एक्सिस करते हैं, जो खड़ा होता है उसको वाई एक्सिस करते हैं। तो हम लोग जान गए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो हम लोग एक्सिस करते हैं, अक्ष। चलिए, तो ये एक्स वाई को 0 कहते हैं। ये हो जाए, यहाँ पे दोनों ही संख्या पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव होता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो ये होता है नेगेटिव, ठीक है। और ये एक्स का वैल्यू इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सॉरी, एक्स का वैल्यू इसमें निगेटिव होता है, ठीक है। और वाई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये इसमें ये प्लस था, ये निगेटिव पे होता है, ठीक है। तो अब निगेटिव का मतलब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है हमारा, इसमें एक्स एक्सिस भी निगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी निगेटिव होता है, ठीक है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है हमारा, इसमें वाई एक्सिस निगेटिव होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक सवाल आपका इसके लिए बनता है, ठीक है, कि किस चतुर्थांश में आपका दोनों ही पॉजिटिव होता है या दोनों ही निगेटिव होता है। या फिर आपसे पूछ लेगा 0 और x, 0 और 3 किस अक्ष पर स्थित है, 0 और 3 किस अक्ष पर स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर कहा 0 और 3 की बात हो जाए तो हमको 0 का मतलब होता है, पहला जो होता है इसको हमेशा रेखा लाइन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं x और y के फॉर्म में। ध्यान रखिए इसको, x और y के फॉर्म में प्रेस करते हैं। पहला जो होता है उसको x बोलते हैं, दूसरा होता है y। 0 और 3 की बात अगर आती है इसका मतलब x एक्सिस पे हमारा 0 है और y एक्सिस पे कितना है, 3। मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो 0 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। y एक्सिस पे 3 लेंगे और ये 0 होगा। इसका मतलब अगर ध्यान रखिए, अगर x एक्सिस पे x के स्थान पे 0 होगा तो हमेशा नंबर जो है y एक्सिस पे रहेगा। और अगर y एक्सिस पे 0 रहेगा तो अगर y के स्थान पे अगर 0 होगा तो हमेशा वो नंबर कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, चलिए ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए, इसको भी समझ लीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कह देगा कि 0 और 5 जो है किस एक्सिस पर है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसको समझ लीजिए और कर लीजिए। अब देखिए, एक आपका आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ये भी आपके लिए है, क्या है आपका, एक चर वाले समीकरण, ठीक है। इसमें क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये इसमें इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है, पूछ लेगा। ये सब सिंपल है, कुछ नहीं। ये सब आप लोग जब 3x - 4 = दे देगा 5, तो x का मान क्या होगा, तो 5/4, सॉरी x का मान क्या हो जाएगा, 5 और 5, 3x - 4 = 5 हो गया। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर वाले नेगेटिव को उधर लेके जाएंगे तो 5 + 4 हो जाएगा। और इधर वाला गुना का चिन्ह है तो एक बार भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3। हमारे पास समय कम रहता है इसलिए हम लोग उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, पहले जोड़ कर लिखेंगे फिर भाग लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली ऐसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि 4x - 18 बराबर लिख देगा 32, तो x का मान क्या होगा, चार को मान दे दिया तो क्या कीजिएगा, 32 और माइनस है चल जाएगा उधर 18, 50, तो 4x = 50, तो x बराबर सीधा सीधी कर देंगे 50/4 = 12.5। ये मन के अंदर ही कर लेंगे, ये सारा चीज हम लोग मन के अंदर ही करेंगे। इसे कहते हैं एक चर वाले समीकरण। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई समीकरण दे देगा और कह देगा कि आप इसका x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, ये कर सकता है। चलिए ये हो गया हमारा एक चर वाला समीकरण। अब हम आगे आते हैं राशियों की तुलना में। देखिए एक हमारा फिर से क्या आता है, 9 नंबर है आपका राशियों की तुलना। राशियों की तुलना पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक दो जहां मॉडल किए आपका खत्म, 1-2 मॉडल करेंगे, कहानी खत्म। हम लोग लास्ट में चल रहे हैं राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में क्या होता है, जैसे आपसे कह देगा, आपसे पूछ लेगा कि कोई जैसे कि 75 पैसे का 2 रुपया से कितना अनुपात होगा, 75 पैसा और 2 रुपया में अनुपात पूछ देगा, ठीक है। 75 पैसा और 2 रुपया में अनुपात पूछ देगा, ये अनुपात वाला बात हो गया। क्या करेंगे, तो पहले तो ये तो पैसा है, ये तो रुपया है, पहले इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे अनुपात कितना होता है, 25 × 75 और 25 × 8 = 2, उत्तर होगा 3:8, ठीक है। ये हो गया राशियों की तुलना। तुलना करते हैं हम लोग। एक सवाल आपका अनुपात से भी कभी कदाल है, अनुपात का ज्यादा कोई लगता है अनुपात ज्यादा सवाल वैसा आता है, लेकिन कभी आता है
लेकिन आपको लाभ हानि से सवाल तो पक्का आएगा, लाभ हानि या ब्याज वाला से। ठीक है, तो ब्याज के लिए तो पता है आपको, ब्याज से निकालते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। आपको मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, सिर्फ ब्याज वाले में आप याद रखिए खाली। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, या तो करिए इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और मिश्र धन का बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बस इससे ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं पूछ सकता, इतना ही पूछ सकता है आपको, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। अगर पूछ लिया तो, वैसे इससे पूछता बहुत कम है, हम तो नहीं देखे हैं आज तक ऐसा वाला सवाल थे। लेकिन अगर गलती से पूछ दिया तो बस यही पूछेगा, आपको पूछ देगा कि ब्याज का दर निकालिए, या कह देगा आपको ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो बोलेगा मिश्र धन निकालिए। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल में हम लोग इसी फॉर्मूला पर बना करके मिश्र धन निकालेंगे। आप फॉर्मूला को याद कीजिए, याद रख लीजिए, आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि पर भी आपका सवाल व्यवस्थित होता है। एक सवाल आपका लाभ हानि पर भी हो सकता है, क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, या तो विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। पहले आप लाभ हानि को समझ लीजिए, आप ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाभ कब होता है और हानि कब होता है, पहले ये जानेंगे। लाभ और हानि कब होता है, ये क्या है ये शब्द, लाभ और हानि। लाभ कब होता है, दो चीज होता है इसमें, लाभ हानि किसी चीज को ज्ञात करने के लिए हमेशा दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है आपका विक्रय मूल्य, और दूसरा होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा तो समझिए लाभ हुआ, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, ठीक है, मतलब अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हानि कहेंगे। ठीक है, दो चीज, बस इतना ही सब लाभ हानि में अगर कोई सवाल आएगा, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा लाभ क्या है, लाभ किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमारा लाभ कहलाता है, और हानि क्या कहलाता है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हम लोग उसको हानि कहते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो हमेशा देखिए, अगर मान लीजिए लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ का, या इसको लिख लीजिए अगर होता है तो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पहला चीज हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हो गया लाभ। ठीक है, ठीक ना, और हो गया, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अगर हो गया तो ये हो जाएगा हानि। लाभ का उल्टा हो गया हानि, ध्यान रखिए, लाभ का उल्टा हो जाएगा हानि। उसने तो लाभ प्रतिशत किसको बोलेंगे, लाभ तो हो गया, अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। ठीक है, और हानि भी किस पे होती है, हानि भी क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है जो हमको लाभ हुआ, लाभ, ठीक है, गुने 100 बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही बस इतना ही याद रखना है। इसी प्रकार हानि में, हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए लाभ हानि हो गया। अब देखिए, जैसे इसमें सवाल आपसे पूछेगा, कोई सवाल आपको बताते हैं,
जैसे सवाल है, एक फल विक्रेता 2 रुपया दर्जन के हिसाब से केले खरीदकर 2.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? कहता है एक फल विक्रेता अगर 2 रुपया दर से खरीदता है, मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 2 रुपया में खरीदा और क्या किया, उसको विक्रय मूल्य 2.5 रुपये में बेचा, तो कहता है ये क्या, पहले आप ये समझिए क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा? खरीदा 2 रुपया में, बेचा 2.5 रुपया में, तो हमेशा ये लाभ हो गया। लाभ क्यों हो गया? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य 2 रुपया है, तो हम देखें दोनों में कितना लाभ हो गया, एक सामान पे 50 पैसे का लाभ हो गया। 50 पैसे का लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये पर। हो गया उत्तर। ठीक है, हो गया। अब ये क्या हो गया, ये 50 पैसा है, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो मतलब 100 आ जाएगा, 100 25 यहाँ पे आ गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा? 25%। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल आपको अगर आएगा, पूछेगा, तो आपसे ऐसा ही सवाल पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल जो बनाया गया है, बस उस लेवल में बस यही सवाल आता है। इसी में आपको पूछ देगा हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत पूछ देगा उसमें कह देगा खरीदा था, क्रय मूल्य 2.5 रुपया था क्रय मूल्य 2.5 रुपया था और विक्रय मूल्य 2 रुपया था, तो आप क्या हो गया, हानि निकाल देंगे हम लोग, हानि प्रतिशत निकाल देंगे। हानि प्रतिशत निकल गया। अब कह देगा कि अगर दे देगा, आपको दे देगा कि लाभ प्रतिशत 25 रुपया है और विक्रय मूल्य 2.5 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो सारा लगभग नहीं, सारा जितना भी है, सारे का बस यही फॉर्मूला। ठीक है, लाभ को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100। यही होता है, यही है। ठीक है, तो हम लोग उसी जैसे कि इसी फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर देंगे। अब देखिए ये क्या है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब कहिए, अब आपको सवाल में दे देगा, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, लाभ हानि का सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, मान लीजिए लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है, बराबर क्या है? विक्रय मूल्य, मान लीजिए विक्रय मूल्य हमको ज्ञात है 2 रुपया 50 पैसे। ठीक है, माइनस क्या करता है? क्रय मूल्य हमको मान लीजिए नहीं है ज्ञात। ठीक है, बटा कितना है? क्रय मूल्य हो गया इतना, अब गुणे कितना है? 100। ये तो है, ये मान लीजिए 100। बस यहां से आप निकाल सकते हैं। कैसे होगा? ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ध्यान रखिए इसको, ऐसे सवाल में जब 25% की बात होती है, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधी ये जो पोर्शन है दशमलव वाला, दशमलव के बाद वाला, इसको सबको भूल जाइए। ठीक है, आप देखिएगा हमेशा ये सब ऐसा जो प्रश्न आएगा, हानि रहेगा तो हानि में भी वही होगा और लाभ में भी वही रहेगा। ऐसे सब सवाल में आप देखिएगा हमेशा ये जो पैसा है 2 रुपया 50 पैसा, 132 रुपया, देख करके आपको लग जाएगा कि ये उस परसेंटेज पर। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होता है 50, तो हमारा सीधा सीधी उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। बस लाभ प्रतिशत और लाभ और हानि में इससे अधिक आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस हो गया। ये लाभ हानि की बात होगी। अब हम लोग आते हैं प्रतिशत पे। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत पे। क्या पूछा जाएगा? प्रतिशत पे। प्रतिशत पे क्या सवाल हो सकता है? आपको कह देगा कि 600 का कितना परसेंट, देखिए ध्यान रखिए, 600 का कितना परसेंट बराबर 240, ये सवाल आपसे पूछ दिया। ठीक है, तो देखिए आप लोग तो खुद जानते हैं, 600 का कितना परसेंट 240, उत्तर तो हो जाएगा हमारा कितना? 40%। लेकिन कैसे? इसका मतलब क्या होगा कि का क्या है? का। ठीक है, ध्यान रखिए जहां भी ये का शब्द का प्रयोग होगा, ये हमेशा गुणा को दर्शाता है। जहां भी का शब्द का प्रयोग होगा वो हमेशा गुणा को दर्शाता है। तो क्या है? 600 का कितना परसेंट, तो हो गया 600 गुने डैश कितना परसेंट। तो ऐसे सब सवाल में क्या करना है आपको,
सीधा सीधी ये 600 जो है, ये 100 वाले हिस्से को भूल करके आपका जो हिस्सा इधर दिया हुआ है, ये 100 वाला हिस्सा भूल जाइए और इसको सीधा सीधी हिस्से से भाग दीजिए, उत्तर आपका निकल जाए। ठीक है, अब मान लीजिए 600 का कहेगा नहीं 650 रहेगा, तब क्या करेंगे? 650 अगर रहेगा तो क्या करेंगे? 240/6.5 कर देंगे। ठीक है, 650 का कितना परसेंट? उतना 240 होगा। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, अगर ये निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 100 को आप ध्यान रखिए कि आपको 100 के रेंज में लेके जाना, मतलब 10,000 रहेगा। 10,000 का कितना परसेंट जो है, कुछ भी 32। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, 1000 वाला 2 शून्य उड़ा देंगे, हमेशा 100 से इधर वाले को 100 से भाग देके इसको उधर लिख चल जाएंगे, 32/100। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज पे सवाल आ सकता है, इससे अधिक आपको परसेंटेज पे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रतिशतता मेरी खत्म हो गई। ये कहेगा कितना, या कह सकते ये बस इतना ही, इससे अधिक नहीं कि भाई कहेगा कि इसका इतना कितना परसेंट 260 या 600 का 20% कितना, ये सब सवाल आपको आएगा। ठीक है, प्रतिशत पे इससे बड़ा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। ये हो गई प्रतिशतता की बात, प्रतिशत हम लोग बना लेंगे। उसके बाद आइए देखिए बट्टा, ये अभी हम लोग लाभ हानि की चर्चा किए थे। एक देखिए बट्टा, बट्टा शब्द क्या होता है? बट्टा हम लोग बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल भाषा में कमीशन बोलते हैं। आप किसी दुकान पर जाते हैं ग्राहक बन करके, आप कहते हैं कि ये इस किताब का या सामान की कीमत कितना है, वो कहेगा 40 रुपया, तो आप पूछिएगा इसमें कमीशन कितना है, तो आप क्या कहेगा, भैया इसमें कमीशन 10% है या 20% है या 30% है, ये तो कहेगा आपको। जो भी परसेंटेज दुकानदार का होगा वो कहेगा, वो आपको इतना परसेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बट्टा। ठीक है, मतलब बट्टा दिया। अब कहेगा कि किसी पुस्तक का कीमत जो है 80 रुपया है और कोई दुकानदार इस पे 10% बट्टा देता है, तो पुस्तक का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तुरंत कैलकुलेटर निकालिएगा, माइनस कीजिएगा और बता दीजिए। बताए हैं कैलकुलेटर आप लोग यूज करिएगा तो बड़े नुकसान होगा। ठीक है, और हमको ये लगता है कि पुराने जो लोग हैं, आज भी आप गुरुजनों में जो पुराने गुरुजन हैं, ठीक है, उनका जो मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है, वो अभी नए लोगों में तो बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोगों में हो सकता है, हम अपवाद की बात कर रहे हैं, अधिकतर लोगों में हम खुद देखें, पुराने लोगों का मैथमेटिक्स आज भी उनका जोड़ नहीं है। आप कितनों भी आप क्या बोलते हैं उसको, अच्छे टेक्नोलॉजी में घुस जाइए, लेकिन पुराना मैथ आज भी डेढ़िया, हुट्ठा, कट्ठा, सवैया, ये सब चीज, गरगरा, बरगरा, ये सब आज तक अब तो किसी बच्चे को पता भी नहीं होता है। हमको याद है कि हमारे जमाने में, अपने जमाने के हमारे पिताजी खुद भी जो है हमको गणित के अच्छे प्राध्यापक थे और हमको काफी सारा ज्ञान भी उन्होंने दिया है, और बस उन्हीं का ज्ञान लेकर आज चल रहे हैं। ठीक है, और हमको 100 तक पहाड़ा भी याद है, जो उन्हीं के हमारे पिताजी का ही देन है और हमारे गुरुजनों का भी देन है। गुरुजन तो महान है। चलिए, तो 80 का 10% बट्टा दे दिया तो कहता है कितना हो जाएगा, 80 माइनस 8 रुपया बराबर 72 रुपया। कैसे हो गया? 80 का हम लोग 10% निकाले और हम लोग कर दिए, तो ये बट्टा की बात होती है। इस तरह का ये भी सवाल आपको हो सकता है, आपसे पूछ देगा कि 100 रुपया किसी सामान का कीमत है और बट्टा 15% है, आप सामान का दाम बता दीजिए। ठीक है, बट्टा हम लोग ये समझ गए। बट्टा में बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। देखिए, एक और होता है क्रमिक बट्टा। ठीक है, इसको भी जान लीजिए, जैसे जरूरी नहीं है, लेकिन क्रमिक बट्टा समझ लीजिए क्या होता है। क्रमिक बट्टा जैसे कहेगा आपको 20% दिया प्लस 10% दिया, अब कहेगा 20% प्लस 10% बराबर किसी सामग्री में आपको पहले कितना दिया डिस्काउंट, 20%, और फिर दिया 10%, और पूछेगा आपका इसका उत्तर कितना हो जाएगा। आप क्या बता दीजिएगा, आप जो जानकार लोग हैं वो सही बताएंगे, जो नहीं जानते वो फटाक से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ना नहीं है, इसका मतलब होता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक मतलब पहले 20% दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें उसको 10% दिया। इसमें क्या करेंगे, अगर 100 रुपये का सामान है और 20% बट्टा हमको पहले मिला, 100 में अगर 20% बट्टा मिलता है तो कीमत कितना हो जाता है,
100 माइनस 20, ठीक है, ये हो जाता है 80 रुपया। और फिर से 10% बट्टा मिलता है, तो कितना हो जाएगा 80 का 10% मतलब कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा कितना 80 में 8 गया 72। तो 100 रुपया का सामान हमको कितना में अवेलेबल है 72 रुपया में। 100 रुपया का सामान हमको क्रमिक बट्टा 20% प्लस 10% दिया, क्रमिक बट्टा 20 के बाद 10 दिया, तो हमको क्या हो गया कि 100 रुपए का सामान हमको उपलब्ध है 72 रुपए पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये बट्टा कितने के बराबर हो गया 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा 28%। ध्यान रखिए इसको, ये भी सवाल हो सकता है, ठीक है, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कहेगा कि 20%, फिर क्या देगा, मान लीजिए पूछ लिया प्रश्न कि 20% दिया, फिर 10% दिया और फिर 5% दिया, इसका क्रमिक बट्टा निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाएंगे, 100 में पहले 20 लेके जाएंगे तो हमारा 80 रुपया सामान का दाम हो गया, 80 में फिर 10 रुपया लेके जाएंगे तो हमारा सामान का कीमत कितना हो गया 10 को 8 रुपया हो गया, 80 में 8 गया 72 रुपया हो गया। अब देखिए 72 में फिर से 5% लेके जाएंगे, 5% 72 का 5% कितना होता है 3 रुपया, 72 पंचे 360, 3 रुपया 60 पैसा, और हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 68 रुपया 40 पैसा, ठीक है। तो हमारा क्रमिक बट्टा कितना हो जाएगा 100 माइनस 68 बराबर 68.40, ये कितना हो जाएगा आपका 31.6, ये हो जाएगा हमारा क्रमिक बट्टा। ध्यान रखिए इसको, ठीक है, ये जानकारी रख लीजिए आप। कैसे बनाते हैं इसको, पहले कहता है 20% दिया, फिर 10% दिया, फिर 5% दिया, मतलब 100 का 20% दिया तो 80 रुपया हुआ, 80 में फिर 10% दिया तो 8 रुपया हुआ, 80 में 10 8 गया कितना हो गया 72, फिर 5% दिया 360, 72 माइनस 360 कितना हो जाएगा 68.40, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रमिक बट्टा कितना, इसका कितना बराबर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 100 रुपया में 68 रुपया 40, 100 रुपये का सामान 68.40 में अवेलेबल है, तो कमीशन कितना हो गया डिस्काउंट करके 31.6। कभी ऐसा नहीं करिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिए इसको, इस दोनों में धरती और आसमान का अंतर है, क्रमिक बट्टा और बट्टा। चलिए ये हो गई बट्टे की बात। अब हम लोग बट्टा भी सीख लिए, ठीक है, बट्टा से भी सवाल संभव है, खासकर क्रमिक बट्टा से, क्रमिक बट्टा से सवाल संभव है। चलिए और इसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं धीरे से इस पे क्या बोलते हैं ज्यामिति पे, ठीक है, क्या कौन सी पे आते हैं जियोमेट्री, ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मापना, ठीक है, पृथ्वी को मापना, ठीक है, ये होता है जियोमेट्री। इसमें अलग अलग शेप होता है, कुछ सर्किल होता है, कुछ त्रिभुज होता है, कुछ त्रिभुज होता है, अलग अलग तरह का त्रिभुज होता है, फिर आपका स्क्वायर होता है, आयत कहिए, फिर स्क्वायर हो गया, फिर घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब सारा आपका, ठीक है, शंकु हो गया, ये सब सारा चीज इसमें आता है, ठीक है। ये सबको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ये सब हो गया ज्यामितीय आकृतियां। अब देखिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन करता है, यूक्लिड। ध्यान रखिए, इनका जन्म नाइजीरिया में हुआ, सॉरी यूनान में हुआ, ठीक है, ये याद रखिए। यूक्लिड थे हमारे ज्योमेट्री के पिता, उनका जन्म यूनान में हुआ था, ये जानेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे इसका, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, कहाँ कहाँ कैसे ज्योमेट्री पैदा लिया नहीं हुआ, ये सब समय नहीं है बताने का, नहीं तो हम उतना भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानेंगे अब ज्योमेट्री के विशेषता के बारे में, इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रतिशत हो गया, चलिए टाइप, चलिए हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या विशेष बातें हो सकती है जो हमारे इसमें पूछा जा सकता है। तो पहला चीज होता है हमारा, देखिए देखिए ज्योमेट्री में हम लोग आ सकते हैं, एक सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। त्रिभुज में एक समकोण होता है, समकोण हो सकता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक जो है 90 डिग्री को होता है समकोण। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें समद्विबाहु दो बाहु बराबर हो, सम बराबर द्वि दो बाहु भुजा, दो भुजा बराबर है, अगर दो भुजा बराबर है किसी भी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आपस में भुजाएं बराबर हो, ठीक है,
तो क्या होता है, दोनों का एंगल सेम होता है, ठीक है। और त्रिभुज का हमेशा एंगल 180 डिग्री का होता है। और तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 डिग्री 2 सेम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों 45 या 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं। ये समकोण त्रिभुज अगर समकोण में समद्विबाहु है, समकोण में समद्विबाहु है, अगर समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होगा, और समद्विबाहु की बात करेंगे समकोण समद्विबाहु की, ये हमेशा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिभुज की बात। त्रिभुज में एक सूत्र आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पर s क्या होता है, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये सारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये सारा भुजा होती है। और s हमारा s निकालते हैं, तब उसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ध्यान रखें, बेस इंटू हाइट। वैसे ये यहाँ तक आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपसे सवाल जवाब नहीं होने वाला। आपको अधिक से अधिक पूछ सकता है कि एक त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है, ठीक है, 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण ज्ञात करिए, ये पूछा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज में दे दिया, आपको एक 60 डिग्री कोण है, एक 70 डिग्री कोण है, तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। या कह सकता है समद्विबाहु त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है, तो आप बताइए दोनों त्रिभुज का एंगल कितना होगा। तो हम लिखेंगे 90, 180 में 90 चला जाएगा 90, 2 से भाग देंगे 45। अब पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री का, प्रत्येक कोण का मान बताइए। समबाहु त्रिभुज में समबाहु का मतलब हो गया समान बाहु वाला। समान बाहु मतलब कितना हो गया, सबका भुजा समान है, तो इसका समान भुजा वाले का होता है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। ध्यान रखिए, ये सब चीज याद रखना होगा आपको, ये सब चीज पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समबाहु त्रिभुज में या किसे कहते हैं, या फिर आपको दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, पूछे एक समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सवाल, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें एक सवाल और बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, कह देगा एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना देगा, ये कहेगा कि इसकी भुजाएं जो है, भुजाएं कितनी होगी, a:b:c, या एंगल, भुजा या कोण कुछ भी देगा, ये कहेगा आपको 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो आप और 2, 3, 4 के अनुपात में है, और तीनों भुजाओं का योग। देखिए ये सवाल आपका अच्छा बनता है, ये सवाल आप पक्का, ये भी आता है, कहेगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो ये है आपका रेशियो है 2:3:4 है, ठीक है, 2:3:4 में है भुजा, और भुजाओं का योग जो है 280 है या कुछ भी है, 180 है, तो आप जो है भुजा ज्ञात करिए, या कहेगा सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करिए। सवाल देखिए, एक सवाल से कितना सवाल बन सकता है, आपको 3 दे देगा, अनुपात दे देगा, और कह देगा भुजाओं का योग 180 डिग्री है, कहेगा इसमें सबसे बड़ा भुजा आप ज्ञात करिए। देखेंगे 4, इस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 4, 9, इससे भाग दे देंगे, तो एक भुजा का जो यूनिट होगा वो हमारा 20 यूनिट का होगा। ये 2 है, इसलिए 40 हो जाएगा, ये 3 है, ये 60 हो जाएगा, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा भुजा। अब कह रहा है अगर यहाँ देखिए सिंपल, अगर भुजा सबसे बड़ी भुजा निकालिए, देखेंगे 4 सबसे बड़ा आ रहा, तो सबसे पहले उत्तर हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको मिल सकता है। इसी प्रकार कोण की बात हो सकती है, कह देगा कि एक त्रिभुज में तीनों कोण जो है 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। 2, 3, 5, 4, 9, और हमको पता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 हो गया एक कोण, और किस अनुपात में है, 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो 9 हो गया, फिर से हमारा 20 हो गया, पहला कोण कितना हो गया 40, दूसरा 60, चौथा तीसरा 80, ठीक है। ये कोण का, ये सवाल आपको इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा त्रिभुज का बात। अब हम आते हैं चतुर्भुज पे। अभी चतुर्भुज की बात है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है, ठीक है। चतुर्भुज में 2 चीज हो सकता है, समचतुर्भुज, और क्या होता है आयत, घन, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है। तो वर्ग और आयत के बारे में जानेंगे, जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ग के बारे में जान लीजिए आप,
ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पक्का निश्चित रूप से एक सवाल आपको इससे आएगा। और वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, ये मान लीजिए भुजा है, ठीक है। वर्ग में आपस में दोनों सारी भुजाएं बराबर होती है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अंतः कोणों का योग 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, पहला बात ये जान लेंगे। फिर जानेंगे क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब भुजा का स्क्वायर एरिया हो गया। बस आप वर्ग में इस 2 चीज को याद रखिए, ठीक है, आपका सारा उत्तर हो गया, ठीक है, आपका वर्ग हो जाएगा कंप्लीट। इसी प्रकार आप आयत पे आइए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसको हम लोग एल लेंथ करते हैं, बी ब्रेड चौड़ाई करते हैं, ठीक है। इसके परिमाप को क्या लिखते हैं, इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका क्षेत्रफल होता है हमारा हमेशा एल इंटू बी, ठीक है। बस ये याद रखेंगे, हमारा सारा सवाल जो भी आएगा आयत पे इस पे वो बन जाएगा। इसमें एक सवाल जो मुख्य रूप से जो आपको आता है या आपको आ सकता है, ये सवाल आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसमें कह देगा आपको कि एक आपको कहेगा कि एक रस्सी का टुकड़ा है, एक रस्सी का टुकड़ा है जिसका लेंथ कह देगा आपको कि 48 मीटर या कुछ भी है, 48 मीटर है, और कहेगा इसको आयत बना दिया गया, सॉरी इसको एक वर्ग बना दिया गया। क्या किया, इसको एक वर्ग बना दिया गया, तो भुजा कितनी होगी। तो बस क्या करेंगे, एक रस्सी के टुकड़े को, उसको क्या बोलते हैं, अगर हम बनाते हैं आयत बना दिए, वर्ग बना दिए, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसका हम परिमाप बोलते हैं। ध्यान रखिए, परिमाप, परिधि, सीमा, ये सब शब्द का मतलब होता है परिमाप, ठीक है। तो ये कहेगा 48 मीटर रस्सी के टुकड़े को अगर हम आयत का रूप दे दिए या वर्ग का रूप दे दिए, इसका भुजा ज्ञात करिए, तो आप भुजा ज्ञात कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा सवाल इसमें क्या हो सकता है कि इसका एरिया ज्ञात करिए, आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी सवाल से कितना सवाल उठ रहा है, देखिए, कहेगा इसका भुजा ज्ञात करिए, तो आप भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेगा एरिया ज्ञात कीजिए, तो एरिया ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, 2 चीज हो गया। तीसरा सवाल इससे क्या होता है, अब कहेगा कि ये तो बना दिया, इसके वाले से एक आपको सॉरी एक वर्ग बना दिया गया। अब कहेगा कि अब जो है इस वर्ग का जो है जो लेंथ सॉरी वर्ग का जो भुजा है, इसका 2/3 भाग उसका चौड़ाई है, ठीक है, और दोनों का परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है, ठीक है। तो आपको बोलेगा लेंथ निकाल दीजिए, ठीक है। उस एक सवाल ये भी बनता है, तो ये सवाल आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब मान लीजिए इस तरह का सवाल अभी मेरे हाथ में है नहीं, तो आपको बताते हैं आपको हम। ये सवाल जब मिलेगा तो आपको ऐसा सवाल जरूर बताएंगे। ये सवाल एक क्लास आपका मैथमेटिक्स का और लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सब सवाल जब भी आएगा आपको बताएंगे जरूर। ये सवाल बहुत ही कॉमन है और ये सवाल आपका 100% इस पर एक सवाल आना है, ठीक है। इसमें क्या है, कह देगा कि एक रस्सी दिया हुआ, रस्सी के तार या रस्सी या तार के टुकड़े को मोड़ के वर्ग बना दिया, ठीक है। उस वर्ग का अब देखिए, अब मान लीजिए 48 मीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल गया हमारा, कहेगा कितना क्षेत्रफल हो गया, 144, ठीक है। अब कहेगा इसमें हम लोग भुजा निकालने के लिए, तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 12, ठीक है, ये भी निकल गया, क्षेत्रफल भी निकल गया। अब कहेगा कि इसका जो है क्षेत्रफल, अब जो है एक उसी रस्सी के टुकड़े को या तार के टुकड़े को आयत बना दिया गया, जिसका चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा के चौड़ाई का 2/3 भाग है, या लंबाई का 2/3 भाग है। तो हम यहां देख रहे हैं 12 है इसका चौड़ाई, इसका कितना हो जाएगा 12 गुने, ध्यान से सुनिएगा इसको, 3 चौके 12, तो ब्रेड्थ हो गया हमारा 8, ठीक है। आप कहेगा लंबाई निकालिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो ध्यान रखिए। आपको कह देगा कि 48 मीटर का तार का टुकड़ा है, जिसको एक वर्ग बना दिया गया, और फिर क्या किया वर्ग बनाने के बाद उसको फिर से खोल करके उसको क्या किया गया, आयत बना दिया गया। आयत बनाने के क्रम में क्या हुआ, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। तो कहता है कि इस आयत में जो है इसका चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 2/3 भाग था, ठीक है, वर्ग की भुजा का 2/3 भाग है, तो लंबाई निकाल दीजिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल निश्चित रूप से आपके इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यहां तक हम लोग आगे, ये मुख्य सवाल था।
हम लोग जान गए चतुर्भुज त्रिभुज के बारे में जान गए। एक ठोस आकार का चित्रण, ये देखिए एक शीर्ष, एक फलक उलक के बारे में आपसे पूछ सकता है कि प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, पिरामिड में कितने फलक होते हैं, ये एक सवाल आता है। ठीक है, फलकों की संख्या। तो आप देखिए हमारे पास है, इसका नोट्स है, इसमें लिखा हुआ है पिरामिड में शीर्ष की कुल संख्या v = n+1 होगा, तो आपको हम शेयर कर देंगे आपको वीडियो में। ठीक है, देखिए इसमें एक कहेगा कि एक ऑयलर सूत्र है। क्या है? ऑयलर सूत्र, ऑयलर फॉर्मूला। ठीक है, ऑयलर फॉर्मूला क्या है? F + B = E+2, या F + B = E+2, ये याद रखिए। ठीक है, F हो गया आपका फलक, E हो गया किनारा, और B हो गया शीर्ष। ये हो गया शीर्ष, ये हो गया आपका फलक। ठीक है, इसको बोलते हैं आप शीर्ष, इसको बोलते हैं किनारा। ठीक है, इसमें एक सवाल आ सकता है कि पिरामिड में कितने फलक होते हैं और प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। प्रिज्म में कुल फलक होते हैं F = n+2, आप देख लीजिए 5। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे आपसे। चलिए, ये तो हो गया फलकों की बात। आंकड़ों का प्रबंधन, देखिए एक लास्ट अंतिम चैप्टर आपका आ गया, प्रबंधन, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आंकड़ों का प्रबंधन, बारंबारता। ठीक है, ये अंतिम चैप्टर है आपका, जो कि आपको आपके सिलेबस में है। ये अंतिम चैप्टर है। ये क्या है? इसमें बारंबारता। बारंबारता किसे कहते हैं? 1 2, ध्यान रखिए। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि आप 7 को कैसे निरूपित कीजिएगा बारंबारता से, या आपसे पूछ सकता है कि आपको एक बारंबारता दे दिया गया, ये और 1 2 3 4 बताइए, इसको इसका मान निकालिए, मान क्या होगा। ठीक है, बस इससे अधिक कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ठीक है, यस क्या पूछेगा, इससे सवाल में जान लीजिए आप, बारंबारता लिखने का तरीका समझ लीजिए आप। ठीक है, 4 खड़ा रेखा, 1 पड़ा रेखा, ये हमेशा 5 को दर्शाता है। 4 खड़ा रेखा और 1 रेखा से हम जो काटते हैं, ये हमेशा 5 को दर्शाता है। इसी तरह हम बना लेंगे। अब ये 7 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? 2 दे देंगे। यहाँ 9 है, 1 बड़ा रेखा, 1 4 दे देंगे, 9 हो जाएगा। ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको कह देगा, आपको दे देगा बारंबारता लिख करके, आप देगा आप इसको इसका बताइए, इसका मान कितना है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं पूछेगा। देखिए अब सवाल का तरीका में आइए। एक तरीका आपसे पूछा औसत, एवरेज। ठीक है, एवरेज वाले में आपसे क्या पूछ सकता है? एवरेज वाले में आपसे ये पूछेगा कि आपको कहेगा कि 5 आदमी का एवरेज दिया हुआ है 180, इसमें 4 का आपको दिया होगा 30 34 64। ठीक है, 3 ठोका दिया, चौथे जगह निकालिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया एवरेज। लगभग हम लोग जो है ना, ये 1 to 5 PRT वाले का जो सिलेबस है आपका पारा टीचर वाला, ये लगभग आप लोग सारा चीज टच कर चुके हैं। अब हम लोग मॉडल पेपर पे जाएंगे, मॉडल पेपर देख लेंगे हम लोग, 1 2 मॉडल पेपर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे। आज कुछ पेपर है हमारे पास जो मिला है मॉडल पेपर। ठीक है, कल हम एक आपको सिर्फ मॉडल पेपर ही आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ये तो आपको बता दिए इतने तरीके के सवाल पूछा सकता है, इससे अधिक आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आप ध्यान रखिए अपना। और ऐसे जो हमारे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर रहे हैं हमको पर्सनली आकर के, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो मार्गदर्शन आप लोगों ने दिया है। हम प्रयास करेंगे उसमें आगे बढ़ने का। अगर किन्हीं को अगर लगता है कि हमारे इसमें कोई त्रुटि हो या फिर कुछ समस्या हो आपको, तो आप हमारे व्यक्तिगत पे आके हमको आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्वच्छंद हैं, आपका जो भी विचार है वो हमारे लिए वरदान ही होगा। ठीक है, आप जो विचार है आप विचार कीजिए, और आप उसको हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब कर दीजिए। दीपक आनंद मैथ करके हमारा चैनल है, आप देखिए उसको और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, आज इतना ही।